सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरती क्लासेस अगेन। तो आज हम लोग क्लास 13 का अच्छे से रिवीजन करेंगे। इस पीडीएफ में सर ने जो जो वर्ड्स बोले हैं वो एक एक वर्ड्स इस पीडीएफ में आपको लिखा मिलेगा। तो अगर आप पीडीएफ बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, तो आप अपना नोट्स ओपन कर लीजिए। और आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप वहां जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बीच बीच में मैं आपसे कुछ कुछ बातें बताते रहूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले क्लास 12 का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें सर ने बताया था कि ललिता नृत्य किस राज्य में होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। रहीदे और फिरन किन राज्य का कपड़ा है, तो ये हिमाचल प्रदेश का है और जम्मू कश्मीर का है। अब तक संसद की कितनी बार, ये 3 बार हो चुकी है। सेवाग्राम गांधी ने कब बनाया था, सेवाग्राम आश्रम, तो ये 1936 से बनाया था। पक्षी अपने अपशिष्ट पदार्थ यूरिक एसिड के रूप में त्याग करते हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज और गाइडेंस मिलती रहती है। तो क्लास नंबर 13 का क्वेश्चन संख्या 1 है कि पुडुचेरी का गराड़ी लोक नृत्य किस महाकाव्य से उत्पन्न हुआ है, तो ये हुआ है रामायण से। ठीक है, विलियानूर में होता है ये। और देखिए, वेस्ट बंगाल का कुछ नृत्य है जैसे कि जात्रा, कोठी या काठी, मरेसिया, बित्रा, चेचक की बीमारी के ठीक होने पर इसको किया जाता है। गंभीरा, इसको नकाब पोष नृत्य भी कहा जाता है। लक्षद्वीप में लावा होता है और परिचा कली होता है। दमन और दीव में वीरा होता है और मंडो होता है। जम्मू कश्मीर में दुमहल, हफीजा, रऊफ, बच्चा, नगमा, हेकला, भांड, पथेर नामक क्या होते हैं, तो नकाब, ये मतलब नृत्य होता है ये। ठीक है, लद्दाख में स्पाओ, बाल्टी नृत्य और कोसन नृत्य वहां पर होता है। पड़ोसी देश के कुछ नृत्य सर ने बताया था, जैसे कि कैनेडियन डांस होता है श्रीलंका में, झुगड़ा और पाचाम डांस होता है भूटान में, जबकि इशाला होता है कहाँ पे, अफगानिस्तान में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालचा और सरपिटल किस राज्य का पारंपरिक व्यंजन है, तो ये कहाँ का है, गोवा का है। पारंपरिक व्यंजन से कुछ सरल क्वेश्चन बताए थे, जैसे कि काफुली व्यंजन, ये उत्तराखंड से संबंधित है। आलू पोस्तो वेस्ट बंगाल, मुइया अवंडू और चखवी ये त्रिपुरा में होता है। धुस धुस का झारखंड में होता है। जदहो मेघालय में होता है। कोलम होता है अरुणाचल प्रदेश में। और मैसूर टैंगा होता है कहाँ पे, असम में, याद रखिएगा। मेहरानगढ़ का किला कहाँ है, तो ये राजस्थान में। ठीक है, यूनेस्को में 2013 में इसको शामिल किया गया और इसमें हिल फोर्ट है जो कि 6 है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसलमेर कहाँ है, गोल्डन फोर्ट। चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी यही है। कुंभलगढ़ फोर्ट भी यही है। आमेर का किला भी राजस्थान में ही है। रणथंभौर का किला राजस्थान में। पंजाब में है किला मुबारक का किला, जिया सुल्तान को यहीं पर कैद किया गया था। महाराष्ट्र में है पन्हाला का किला। गोवा में है अगोड़ा का किला। बिहार में है रोहतासगढ़ का किला। और हैदराबाद में है गोलकुंडा का किला, याद रखेगा। कुछ यूपी में है, जैसे कि कालिंजर फोर्ट होगा, जो यूपी में है। कांगड़ा फोर्ट कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। पानेर फोर्ट ये गुजरात में है, याद रखेगा। क्वेश्चन संख्या 4 है कि एरावल्ला कादर मुदुवर किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, तो ये तमिलनाडु में बोली जाती है। तुलु भाषा कहाँ से संबंधित है, तो ये कर्नाटक से संबंधित है। नयासी प्लस अपतानी भाषा ये अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। कोक बोड़क भाषा बोला जाता है त्रिपुरा में। बोडो भाषा असम में बोला जाता है। खासी और गारो भाषा मेघालय में बोला जाता है। मुरुंग और लिम्बू भाषा कहाँ बोला जाता है, तो सिक्किम में बोला जाता है। माहे और मलयालम लक्षद्वीप में इसको बोला जाता है, याद रखेगा। क्वेश्चन संख्या 4 है कि विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल डे कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे। 9 अक्टूबर को इंटरनेशनल पोस्ट डे। 10 अक्टूबर को इंटरनेशनल पोस्ट डे, याद रखिए। 9 अक्टूबर को इंटरनेशनल पोस्ट डे अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस, और जबकि 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्ट डे मतलब राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को इंटरनेशनल फूड डे मनाया जाता है। 5 नवंबर को इंटरनेशनल सुनामी डे। 19 नवंबर को इंटरनेशनल टॉयलेट डे और इसी दिन इंटरनेशनल मेंस डे आता है। 5 दिसंबर को इंटरनेशनल सॉइल डे मनाया जाता है। 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, जबकि 24 दिसंबर को कंज्यूमर डे मनाया जाता है। 15 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल कंज्यूमर डे। ठीक है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, और जबकि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा।
तो दोस्तों आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं क्लास के रिगार्डिंग, आपके गाइडेंस रिगार्डिंग, जो आपके एसएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने टॉप 8 एआई टूल बताया है फ्री में, जो आपके एसएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपने उसको नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए, वो आपको आपके एग्जाम के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। ठीक है, उसको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन संख्या 6 है कि पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1877 में, वार्पल रोड साइट में हुआ था विंबलडन गोल्ड ग्रैंड स्लैम का ये एक टूर्नामेंट है। विजेता कौन था इसमें? तो स्पेंसर गॉड विजेता था। ग्रैंड स्लैम जो होता है वो मेजर 4 होता है, जैसे कि एक होता है विंबलडन, ठीक है, 1877 में इसको सबसे पहले खेला गया था। ग्रास पर होता है ये। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यूएस ओपन कब होता है? तो 1881 में पहली बार हुआ था और इसको हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन 1891 में हुआ था सबसे पहली बार और इसको रेड क्ले पर खेला जाता है। रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में सबसे पहले खेला गया था। इसको भी हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है। अब देखिए होने वाले क्रम कौन सब साल में सबसे पहले होते हैं? तो AWF से सर ने याद कराया था, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन, उसके बाद यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में होता है, फ्रेंच ओपन होता है मई से जून में, विंबलडन ओपन होता है जुलाई से जुलाई में, जून से जुलाई में, और यूएस ओपन होता है अगस्त से सितंबर में इसको होता है। ठीक है, प्रथम भारतीय जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता वो कौन थे? तो महेश भूपति थे। कब जीते थे? तो 1997 में फ्रेंच ओपन में इन्होंने जापान को हराकर फ्रेंच ओपन को जीता था। ठीक है, जिसके अनुसार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन है? तो ये नोवाक जोकोविच हैं। 24 बड़े जीत चुके हैं और कहाँ के हैं? तो सर्बिया के हैं। इनका एक बुक है सर्व टू नेशन, 2013 में इन्होंने लिखा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 7 है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम क्या है? तो नेशनलिस्ट है। ठीक है, नेशनलिज्म। गीतांजलि भी इनका ही पुस्तक का नाम है, जिसको सबसे पहले लिटरेचर का नोबेल मिला 1913 में। ठीक है, पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में लिटरेचर को लेकर। गल्प गुच्छे भी इनका है और काबुली वाला भी इन्हीं का लिखा हुआ है। गीता बितान और चौखेड़ी वाली भी इनका लिखा हुआ है। द पोस्ट ऑफिस, स्ट्रे बर्ड्स, द ब्रोकन नेस्ट, ये सारे किसके लिखे हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक का नाम है। ठीक है, नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस कौन लिखा है? तो ये महात्मा गांधी ने लिखा है। द वे टू गॉड, ड्यूलाइट एल मूडी ने लिखा है इसको। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 8 है कि कौन सी एक बड़ी संसदीय समिति है? जैसे कि प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्यों का, लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी एक समिति बनती है जिसको प्राक्कलन समिति बोलते हैं, और इसमें 30 सदस्य होते हैं, इसलिए सबसे बड़ी संसदीय समिति हो जाती है। एक आता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर फ्रॉम एलएस और 7 मेंबर फ्रॉम आरएस, मतलब लोकसभा से 15 मेंबर और 7 मेंबर कहाँ से? राज्यसभा से। तो ये 1921 में इसका गठन हुआ था। और प्राक्कलन प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। जॉन मथाई के सिफारिश से गठन किया गया था। और कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का कार्यकाल होता है प्राक्कलन समिति का। ठीक है, सरकारी उपक्रम समिति होता है जिसमें 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। टोटल 22 मेंबर होते हैं इसमें। क्वेश्चन संख्या 9 है कि विशेषाधिकार समिति प्रिविलेज कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से सदस्य होते हैं, तो टोटल 25 मेंबर इसमें होते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 है कि विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या 1/6, एक देखिए, विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 1/6 कुल सदस्यों का मनोनीत सदस्य उसमें शामिल होते हैं। जैसे कि राज्यपाल द्वारा ये नियुक्त होते हैं, कुछ लोग 6, मतलब जो 6 लोग होते हैं। स्थानीय निकाय से 1/3 लोग नियुक्त होते हैं। जो स्नातक ग्रेजुएट हैं उनसे 1/12 लोग को नियुक्त किया जाता है। शिक्षक जो होते हैं माध्यमिक स्तर के, उनको 1/12 से नियुक्त किया जाता है लोगों को। विधानसभा से 1/3 लोगों को नियुक्त किया जाता है। बाकी के प्रत्यक्ष रूप से 1/6 लोग नियुक्त किए जाते हैं। इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से 5/6 लोग कुल मिलाकर नियुक्त होते हैं। कहाँ पे? तो ये होते हैं विधान परिषद में। ठीक है, कौन कौन सा ऐसे राज्य राज्य है जिसमें विधान परिषद है? देखिए, पहला यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। ठीक है, और किसमें लिखा गया आर्टिकल में? तो ये आर्टिकल 169 में लिखा गया है। स्थापना तथा समाप्ति दोनों इसी में है। ठीक, विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस गवर्नर, ये विधानमंडल बोलते हैं इसको। जबकि राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये क्या होता है? तो संसद मिलके बन जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन संख्या 11 है कि किस विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो यूपी में 403 सदस्य हैं विधानसभा के, याद रखिएगा। और आर्टिकल 170 में विधानसभा के बारे में लिखा गया है। बात करते हैं कुछ अलग अलग राज्यों के जिसमें विधानसभा की सीट है, जैसे कि महाराष्ट्र में 288 है, पश्चिम बंगाल में 294 है, आंध्र प्रदेश में 175 है, दिल्ली में 70 है। ठीक है, दिल्ली में 70 है, जबकि लोकसभा का सीट वहां पे 7 है और राज्यसभा की सीट 3 है, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार में 243 है, मध्य प्रदेश में है 230, तमिलनाडु में 234 और उत्तराखंड में 70 है। यहाँ बिहार का याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 243। ठीक है, किसी राज्य में विधानसभा के कम से कम सीट 7 होगी और उनमें मैक्सिमम सीट 500 होती हैं, लेकिन कुछ इसमें अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि सिक्किम में सिर्फ 32 है, पुडुचेरी में सिर्फ 33 है, मिजोरम और गोवा में 40-40 है। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे राज्य हैं। ठीक है, और छोटे छोटे राज्य में 60 अगर बना दिया जाए तो काफी जनसंख्या वहां पर बढ़ जाएगी, मतलब विधानसभा की सीटों की। इसलिए वहां पर छोटे छोटे राज्यों में अपवाद की दृष्टि से उसको रखा गया है और उसमें 32 सीट सिक्किम में, पुडुचेरी में 33 सीट, जबकि मिजोरम और गोवा में 40-40 सीटों का बंटवारा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 12 है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था? तो ये किए थे अहमदाबाद की हड़ताल में, अहमदाबाद जो मिल हड़ताल हुआ था वहां पे किए थे। 21 दिन तक चला था ये। वर्ष 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में इन्होंने किया था। अनुसुईया बेन ने उनको वहां पर बुलाया था। कौन बुलाया था? अनुसुईया बेन ने। ठीक है, गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी उन्होंने यही दिया था, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब चला था? तो 1 अगस्त 1920 में चला था। काला कानून, इसको रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है, जो 13 अप्रैल 1914 को चला था भारत में। ठीक है, एक हुआ था बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह 1928 में चला था और इसका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के लौह पुरुष है, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और इन्होंने इनकी उपाधि में बारदोली की महिलाओं ने दिया था सरदार की उपाधि। ठीक है, बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। ठीक है, यह आंदोलन जो हुआ था 1918 में हुआ था, महात्मा गांधी प्लस सरदार पटेल के उपलक्ष्य में। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 13 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की रिपोर्ट की प्रारूप लिखने वाला किसे सौंपा गया? तो ये सौंपा गया था गांधी जी को। ठीक है, अंग्रेजों ने हंटर कमीशन कब बनाया? तो 8 सदस्य का एक कमीशन बना था जिसका नाम था हंटर कमीशन, जिसमें से 3 भारतीय थे और 5 जो थे वो अंग्रेज थे, याद रखेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद टैगोर ने नाइटहुड की स्थापना, जो उपाधि थी उन्होंने, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की स्थापना, जो उपाधि थी वो अंग्रेजों को वापस कर दी थी। और एक और थे राय बहादुर की उपाधि जमुनालाल बजाज ने वापस की। कैसरे हिंद की उपाधि जो कि गांधी जी को मिला था, किसने दिया था? तो अंग्रेजों ने दिया था। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये उपाधि वापस कर दी, बोले कि हमें नहीं चाहिए, अब ये रख लो अपना। वायसराय के कार्यकारिणी पद से इस्तीफा किसने दिया? तो शंकर नायर ने दिया था उस टाइम। ठीक है, जलियांवाला बाग के समय वायसराय कौन था? तो जेम्स फोर्ड था। ठीक है, किसने, 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन? तो ये किए थे मोतीलाल नेहरू प्लस शौकत अली प्लस मौलाना मोहम्मद अली। ये 3 लोग थे जो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग जो आंदोलन हुआ था उसके प्रस्ताव का समर्थन किया था। ठीक है, जैसे कि 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो लाला लाजपत राय जी बने थे इसके। ठीक है, सितंबर 1920 में हुआ था ये। ठीक है, लेकिन जिन्ना ने इसमें सहयोग नहीं किया था। बाकी लोग तो असहयोग आंदोलन में बोल रहे थे कि भाई हम जो अंग्रेजों की चीजें हैं उसको नहीं खरीदेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे, तो यही असहयोग आंदोलन था। तो इसमें मोतीलाल नेहरू ने साथ दिया था, शौकत अली दिए थे, मौलाना मोहम्मद अली भी दिए थे। लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसने जो है कलकत्ता के जो अधिवेशन हुआ था असहयोग आंदोलन को, उसमें साथ नहीं दिया था महात्मा गांधी का। उसमें असहयोग आंदोलन में हुआ क्या था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन के कार्य शराब पर विरोध, जो शराब की दुकान थे वहां पर जाकर विरोध किया जाता था। ठीक है, ताड़ी का दुकान जो था, जो शराब का दुकान था, वहां पर जाकर विरोध किया जाता था। असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 के दौरान चला, उसमें जुलू पदक और बोर पदक जो था वो गांधी ने वापस कर दिया था। जुलू पदक मिला था गांधी को 1906 में। ठीक है, चौरा चौरी घटना का सूचना गांधी जी को किसने दी थी? तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दी थी कि चौरा चौरी में ऐसा कांड हो चुका है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव चितरंजन दास ने नागपुर 1920 में अधिवेशन से पारित किया था। क्वेश्चन संख्या 15 है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा आरंभ की थी। तो ये था उनका वाक्य, अंत तक लड़ो। ठीक है, इसमें नमक कानून के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था, याद रखिएगा। और
करो या मरो का नारा भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के ने ही दिया था। बात करते हैं दांडी यात्रा के बारे में, तो दांडी यात्रा जो था वो नमक कानून के खिलाफ इसको पेश किया गया था और इसको धरसाना की सत्याग्रह भी बोलते हैं, जिसमें गांधी गिरफ्तार हो गए थे। ठीक है, शुरू में इसको शुरू कब किया गया, तो 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया और 6 अप्रैल 1920 तक चला, जबकि ये कितना दिन चला था, ये तो टोटल मिलाकर 24 दिन चला था, ये याद रखिएगा 24 दिन। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1920 तक टोटल 24 दिन होता है। तो 24 दिन दांडी यात्रा चला था। इसमें 241 मील की यात्रा तय की गई थी, जिसमें से गांधी के 78 सहयोगी थे जो गांधी के साथ चले थे। कहां से कहां तक चले थे, तो साबरमती से नवसारी जिला तक गांधी और गांधी के जो 78 सहयोगी थे वो गए थे। रोटी मांगो, देखिए यहाँ पे गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि रोटी मांगी हमने लेकिन हमें पत्थर मिला, ये गांधी जी ने कहा था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन उसके बाद हुआ 1930 से 34 के बीच में। धरसाना आंदोलन में पहली और वानर सेना और मंजरी सेना धरसाना आंदोलन से ही जुड़ी है, याद रखिएगा। वह रेजिमेंट जिसने दांडी आंदोलन पर गोली चलाने से मना कर दिया था। अंग्रेज बोले कि इस जो दांडी यात्रा हो रहा है इसको तुम खत्म करो। किससे बोले थे, तो गढ़वाल रेजिमेंट से बोले थे। तो गढ़वाल रेजिमेंट ने ये बोला कि हम अपनों पर गोली क्यों चलाएं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो गढ़वाली रेजिमेंट जो था वो दांडी यात्रा के दौरान उन्होंने गोली चलाने पर उनको मना कर दिया था अंग्रेजों के कहने पर। ठीक है, दांडी मार्च की पेंटिंग किसने बनाई थी, तो नंदलाल बोस ने बनाई थी इसको। ठीक है, और एक वहां पर एक वेब मिलर करके पत्रकार थे जिन्होंने पूरा दांडी मार्च को पूरा कवरेज दिया था, उनको फुटेज कवरेज दिया था, याद रखिएगा। वेब मिलर ये कहाँ के थे, तो अमेरिकन थे। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 16 है कि सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। देखिए ए नंबर है, रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला पंजाब में है, याद रखिएगा। व्हील एवं एक्सल संयंत्र जो है वो बेंगलुरु में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो तमिलनाडु में, सॉरी वाराणसी में है। ठीक है, इंट्रीडल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री कहाँ बनी है, तो अभी रिसेंट में रायबरेली में बनी है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि बाल्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को। ठीक है, इसकी स्थापना रायपुर में हुई थी, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। एक है HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसका स्थापना खेतरी में हुई थी। खेतरी कहाँ है, तो राजस्थान में है। ठीक है, नालको नालको है नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। हिंडाल्को हिंडाल्को जो है इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, जिसका स्थापना रेणुकूट में हुआ था, यूपी में। कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था, याद रखिएगा। कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार निवासी नहीं है, तो देखिए यहाँ के मूल निवासी कौन कौन है, तो देखिए यहाँ के मूल निवासी हैं अंडमान जाति, पहला तो एक जैसे कि अंडमानी, सेंटिनलीज, जारवा और ओंगे यहाँ के मूल निवासी है। निग्रो ट्राइब भी यहाँ का, इसको ये पूरा मिलाकर इसको निग्रो ट्राइब कहा जाता है। ठीक है, बात आती है यहाँ पर रेंगमा जनजाति जो है कहाँ की है, तो नागालैंड की है। भूटिया और नेपचा जनजाति जो है सिक्किम की है, कहाँ की, सिक्किम की। टोडा जनजाति प्लस सालियान जनजाति ये तमिलनाडु की है। मुंडा जनजाति और संथाल जनजाति, तिमेरिया और बिरहोर जनजाति ये झारखंड की है। मिश्मी और लुसाई जनजाति कहाँ की है, तो अरुणाचल प्रदेश की है। मीणा और भील राजस्थान की है। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड की है। और पूर्ण जनजाति और खोड़ जनजाति कहाँ की है, तो उड़ीसा की है। इतना चीज आपको जनजाति से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि शोध और उनके संस्थान केंद्र बताना है। देखिए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये जोधपुर में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान ये शिमला में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है। लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बेंगलुरु में है। ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी कजरी बोलते हैं इसको, CAZRI, इसकी जोधपुर में स्थित है। ठीक है, देखिए जितना भी शुष्क वाला है ये सारा का सारा जोधपुर है, कि यहाँ पर शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कजरी वो भी जोधपुर में ही है। ठीक है, नेशनल वाइंड एनर्जी अनुसंधान संस्थान ये चेन्नई में है। पवन ऊर्जा से जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है, चेन्नई में है। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय जैविक केंद्र कहाँ है, तो ये गाजियाबाद में है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 20 है कि स्वतंत्रता की कैसी थी, तो स्वतंत्रता जब मिली थी हमें तो उस टाइम भारतीय अर्थव्यवस्था किस टाइप की थी, तो अल्प विकसित थे उस टाइम और रुद्र व्यवस्था में थी, जैसे कि अंडर डेवलप एंड थी।
तत्कालीन जीडीपी अभी कितनी है अभी भारत देश की, उस टाइम की, तो उस टाइम की तत्कालीन जीडीपी थी 2.70 लाख करोड़ वहां पे थी, ठीक है। और वर्तमान जीडीपी कितनी है, तो 4 ट्रिलियन के ऊपर है लगभग। अपना देश जो है वो जापान को पीछे छोड़कर पूरे विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, ठीक है, याद रखिएगा। नोट में लिखा है यहाँ पे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यूएसए, चाइना, जर्मनी, उसके बाद इंडिया। इंडिया मैंने बताया चौथे नंबर पर आ चुकी है। तो सबसे पहले नंबर पर यूएसए है, अमेरिका, उसके बाद चाइना है दूसरे नंबर पर, उसके बाद जर्मनी है, उसके बाद इंडिया है। इंडिया ने किसको पछाड़ा है, तो इंडिया ने जापान को पछाड़कर चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। और ये आईएमएफ की रिपोर्ट से इसको बताया जा रहा है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कंपाउंड, जैसे कि इसमें पूंजीवाद भी है और इसमें समाजवाद भी है, ठीक है, कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म, ठीक है। क्वेश्चन संख्या अगला क्या नाम है 21 है कि खेती और उसके राज्य, देखिए कुछ अलग अलग राज्यों में अलग अलग खेती होती है, उनके जमीनी स्तर को देखकर, वहां पे मानसूनी चीजों को देखकर, जैसे कि खेती जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट में होती है। पोडू खेती कहाँ होती है, तो ये आंध्र प्रदेश में होती है। दहिया खेती जो होती है वो मध्य प्रदेश में होती है। वेबर खेती भी मध्य प्रदेश में ही होती है, ठीक है। पूर्वा जो खेती होती है वो झारखंड में होती है। और झूम खेती होती है या फिर उसको स्थानांतरित खेती बोलते हैं, इसको स्लैश और बर्न कर दिया जाता है इसमें, ठीक है। वाल्टर खेती राजस्थान में होती है, ठीक है। कुमारी खेती कहाँ होती है, तो वेस्टर्न घाट में होती है। और दीपा खेती कहाँ होती है, तो छत्तीसगढ़ में दीपा खेती को किया जाता है, ठीक है। एक होता है खील खेती। खील खेती पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि श्रीलंका में इसको चेना कहते हैं, चेना की खेती। ब्राजील में रोका खेती कहा जाता है, जबकि वेनेजुएला में इसको कोएनु खेती कहा जाता है। और वेनेजुएला की राजधानी काराकस हो जाती है। ये एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन संख्या 22 है कि डैश के बाद भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। तो 1964 के बाद भारत में आर्थिक सर्वेक्षण जो था वो सेंट्रल बजट से उसको अलग कर दिया गया। पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब आया था, तो ये आया था 1950 से 51 के बीच में, ठीक है। किसके द्वारा पेश हुआ था, तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है, मतलब जब भी आम बजट पेश होगा उससे एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण बजट को पेश किया जाएगा, ठीक है। पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी, तो 1977 में हुई थी। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। पहली आर्थिक नीति जो थी वो 1947 में पहली बार आई थी, दूसरी बार 1956 में आई थी, 1977 में तीसरी बार आई थी, और 2022 में जो था वो 7वीं बार आई थी। 2002 सेकंड आर्थिक नीति थी, उसको पूंजीवाद का बाइबल कहा जाता है, ठीक है। और भारत का आर्थिक संविधान भी 1956 के जो आर्थिक नीति आई थी से दूसरा, उसको कहा जाता है भारत का आर्थिक संविधान, और पूंजीवाद का बाइबल भी इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 23 है कि मेक इन इंडिया जो है उसके बारे में सर ने बताया था। इसमें 4 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से स्तंभ है, तो न्यू प्रोसेस, न्यू सेक्टर्स, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू थिंकिंग, ठीक है। शुरू कब हुआ था, तो 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। शेर लोगो है जिसमें कोग से बना है, वो जो शेर का लोगो है वो कोग से बना हुआ है, ठीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कहा ये आता है, ठीक है। तो अब जब देखिए जब इसका वेबसाइट बना मेक इन इंडिया का, तो ये रक्षा मंत्रालय ने बनाया था। www.makeinindiadefense.in इसका डोमेन का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, तो सर आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। कब दिया था, तो 1687 में दिया था। इनका बुक का नाम है प्रिंसिपिया, ठीक है, उन्हीं के आधार पर ये दिए थे। एफ व्युत्क्रमानुपाती जी इंटू M1/R², जहां पर आर को अगर 2R करने पर जो इसका वैल्यू है, पूरा इसका वैल्यू है वो 1/4 हो जाता है, याद रखिएगा। वेयर जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और वैल्यू कितना होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। जोहान्स केपलर ने क्या नियम दिया था, तो ये दिए थे ग्रहों का गति का नियम, जो 1609 में दिए थे। इनका बुक का नाम है एस्ट्रोनोमिया नोवा, एस्ट्रोनोमिया नोवा। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उनको नोबेल प्राइज मिला था 1921 में, ठीक है। इनका बुक का नाम है द वर्ल्ड एजियोसिट, द वर्ल्ड एजियोसिट इनका बुक का नाम है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए, मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। एक मिला था 1903 में जो फिजिक्स के लिए, फिजिक्स में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, ठीक है। और दूसरा जब इनको मिला है नोबेल, इनको मिला था केमिस्ट्री में रेडियम की खोज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मैरी क्यूरी को किसकी खोज को नोबेल दिया गया था, तो 2 चीजों को नोबेल दिया गया था। 2 बार नोबेल पाने वाली पहली महिला यही है, ठीक है, 2 बार नोबेल पाने वाली।
रेडियम के निष्कर्षण के लिए मिला था, और एक मिला था केमिस्ट्री में, ये फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। कब मिला था? तो 1903 और 1911 में। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। छोटी आंत सबसे बड़ी होती है, बड़ी आंत से ही बड़ी होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 6 से 8 मीटर तक इसकी लंबाई होती है, और बड़ी आंत की लंबाई जो होती है वो होती है 1 से 1.5 मीटर के बीच। ठीक है। पाचन जो होता है वो देखिए, पाचन का जो क्रिया होते हैं वो कहाँ कहाँ शुरू होते हैं? देखिए, पहले शुरू होता है मुख से, उसके बाद मुख गुहा में जाता है, उसके बाद आहार नाल में, उसके बाद आमाशय में, उसके बाद छोटी आंत में। ठीक है, और छोटी आंत से जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत से सीधे एनस में चला जाता है, मलमूत्र बाहर निकल जाता है। ठीक है। देखिए, छोटी आंत के बारे में सर ने कुछ फैक्ट बताए थे, जैसे कि छोटी आंत होता है 6 से 8 मीटर में, और इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ड्यूडोनम, दूसरा पार्ट होता है जेने जेन जेजुनम, ठीक है, और तीसरा पार्ट होता है इलियम। ठीक है। जबकि बड़ी आंत जो होता है वो छोटी आंत से छोटा होता है, उसका मीटर कितने, उसका लंबाई कितनी होती है? तो 1.5 मीटर उसकी लंबाई होती है मात्र। ठीक है। और 4 पार्ट में इसका जो है वो 4 पार्ट होता है। एक एक पार्ट का नाम है सीकम, दूसरा है कोलन, तीसरा है मलाशय, और चौथा है गुदा नलिका। ठीक है, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में इंसिजर्स कितने होते हैं? देखिए, टीथ फार्मूला सर ने बताया था, जैसे कि टीथ फार्मूला होता है कि 2100 जीरो, देखिए चाइल्ड के लिए पहले बताया था सर ने, तो चाइल्ड होता है कि 2102/2102 इंटू 2। ठीक है, जबकि टीथ फार्मूला एडल्ट के लिए बताया था सर ने कि 2123/2123 इंटू 2। ठीक है। आई मतलब यहाँ पर होता है इंसीजर, जो 8 होते हैं। कैनिन मतलब सी मतलब होता है 4, मतलब कैनिन मतलब जो 4 होते हैं। पीएम मतलब होता है वो मोल, ये पीएम मतलब होता है 0, जो नहीं होता है बच्चों में, और जबकि मोलर मतलब होता है 8/20, मतलब दांत होते हैं इसमें। सॉरी, मोलर 8 दांत होते हैं कितने? बच्चों में, याद रखें। तो टोटल मिलाकर बच्चों में कितने दांत होते हैं? तो ये होते हैं 20 दांत होते हैं। ठीक है। जबकि मनुष्यों में जो एडल्ट होते हैं उनको इंसीजर्स 8 होते हैं, कैनिन 4 होते हैं, प्री मोलर 8 होते हैं, और मोलर जो होते हैं वो 12 होते हैं। तो टोटल 32 दांत होते हैं एक एडल्ट मनुष्य का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दंत पदार्थ सबसे कठोर पदार्थ होता है, यह इनेमल का बना होता है, और जो दांतों में पाया जाता है वो हाइड्रोक्सी पेटाइट पाया जाता है। इसको इसको कैल्शियम फॉस्फेट भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 28 है करंट से कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे चुना है? तो ये चुना है एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ग्लोबल फाइनेंस कहाँ की पत्रिका है? ये तो यूएसए की एक पत्रिका है। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। एसबीआई ने हाल ही में अभी सिंगापुर में अभी ब्रांच खोला है। ठीक है, सॉरी, एचडीएफसी ने खोला है। ठीक है, एचडीएफसी ने हाल ही में सिंगापुर में अपना एक ब्रांच खोला है। और आईसीआईसीआई ने सेपिरो फॉरेस्ट कार्ड खोला है, निकाला। इसमें विदेशों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो छात्र पढ़ रहे हैं, उनको 15 करेंसी एक कार्ड से वो निकाल सकते हैं। तो ये सुविधा किसने लॉन्च की है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च की है। तो 26वें नंबर के आरबीआई गवर्नर कौन है अभी? तो संजय मल्होत्रा। आरबीआई ने सेंट्रल बैंक लंदन ने अवार्ड दिया, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया गया है। किसने? आरबीआई को दिया गया। कौन दिया? तो सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन ने दिया है। एसबीआई ने एक योजना था जिसका नाम था घर घर लखपति। ठीक है। और एसबीआई ने एक और योजना चलाई जिसका नाम था एबीआई पेट्रोन्स। ठीक है, योजना चलाई। ठीक है। आजादी के समय आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 29 है कि हाल ही में यूएन के महासभा के 79वें सत्र में किस भारत के यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य को प्रस्ताव करने का समर्थन किया है? तो ये भूटान देश ने किया है, याद रखिएगा। अपना मित्र भूटान ने किया है। भूटान जो है वो हाल ही में उसने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वो क्रिप्टो जो करेंसी होते हैं उसका भुगतान करने का अनुमति दे दिया, मतलब वो क्रिप्टो करेंसी को भुगतान में ले रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। यूएन महासभा में जो है वो अध्यक्ष अभी कौन है? तो फ्लेमान यंग है, कैमरून के हैं। और कैमरून की राजधानी कहाँ होती है? तो योवनेगदे इसकी राजधानी हो जाती है। फ्लेमान यंग कैमरून के हैं। ठीक है, यूएन महासभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन संख्या 30 है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये माधवगढ़ को घोषित किया गया। माधवगढ़ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और 57वां कौन था फिर? तो राता पानी था, जो कहाँ? ये भी मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट को 1 अप्रैल 1973 में कैलाश श्रृंखला के प्रयासों से शुरू किया गया। और इसमें इसी के तहत 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए। ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो 29
यहाँ पर 29 क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दूंगा। यहाँ पे सिर्फ 29 लिखा है, ठीक है। 2023 में बाघ जनगणना जो है वो 2682 बाघ, जब जनगणना हुआ था तो 3682 बाघ अभी भारत में मौजूद है 2023 की जनगणना से। और जो बाघों की जनगणना होती है वो हर 4 वर्ष में एक बार होता है, ठीक है। तो यही ये हमारा क्लास यही खत्म होता है। ये क्लास 14 है जिसका क्लास हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास आपको रिवीजन कैसा हुआ, आपका रिवीजन अच्छे से हुआ या नहीं हुआ, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और इसमें एक दो गलतियां हैं, उस गलती को सुधार कर मैं इसका पीडीएफ आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उस ग्रुप में मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए जरूर करिए दोस्तों, बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में ग्रुप्स में शेयर करें ताकि उनका भी अच्छे से रिवीजन हो पाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ध्यान रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।